ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट या हादसे होते हैं और उस हादसे के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है रेस्क्यू ऑपरेशन। बचाव दल जो राहत का काम करते हैं, बचाते हैं, जो घायल हैं या जो मरने जा रहे हैं उसको मौत के मुंह से खींच कर ले आते हैं। लेकिन आप ज़रा सिर्फ इमेजिन कीजिए कि ऐसा कोई एक हादसा हुआ हो, रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, रेस्क्यू टीम को ये भी पता है कि कहाँ पे उनको क्या मदद करनी है, लेकिन रेस्क्यू टीम के लोग खुद डरे हुए हैं, आगे अपने कदम बढ़ा नहीं रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि आगे वो कदम बढ़ाएंगे तो दूसरों को बचाएंगे क्या, खुद ही मर जाएंगे। ऐसे दुनिया में बड़े कम केसेस होते हैं जब रेस्क्यू टीम की खुद जान आफत में पड़ जाती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे हालात होते हैं जब रेस्क्यू टीम अपनी जान पर खेल कर लोगों को बचाते हैं, लेकिन यहाँ जान पर खेलना भी एक तरह से बेवकूफ़ी कहा जाता। तो इसलिए रेस्क्यू टीम जब तक आगे बढ़ती या वहाँ तक पहुँचती, वो अपने कदम पीछे खींच लेती है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा केस है, प्लेन क्रैश की कहानी है, जिसमें एक भी लाश नहीं मिली, लेकिन हर एक को पता है कि उन लाशों का हुआ क्या, क्योंकि जिस जगह ये प्लेन गिरा वहां था क्या। कहानी 1996 की है, कहानी अमेरिका के फ्लोरिडा की है। फ्लोरिडा स्टेट से एक प्लेन उड़ान भरती है मियामी के एयरपोर्ट से। ये जो प्लेन थी DC-9 592, एक बहुत बड़ा जहाज भी नहीं था, लेकिन इसमें कुल करीब 109 लोग सवार थे, 104 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर। इस जहाज की पायलट थी कैंडी क्यूबिक और को पायलट रिचर्ड हेजल, और इन दोनों को बड़ा ही तजुर्बा था फ्लाइंग का। लेकिन ये जो एयरलाइंस थी उस वक्त जो कंपनी थी वैल्यूजेट एक नई कंपनी थी अमेरिकी आसमान में, और ये 3 साल पहले ही शुरू हुई थी। जैसे अपने यहाँ कंपनी बहुत सारी होती है, जैसे विस्तारा है या फिर इंडिगो है या फिर गो एयर है, उसी तरीके से ये वैल्यूजेट अमेरिका की एक फ्लाइंग कंपनी थी, एयरलाइंस प्राइवेट कॉमर्शियल ये उड़ाया करती थी। 3 साल हुए थे इसको इस पेशे में आए हुए, लेकिन इन 3 सालों में वैल्यूजेट ने काफ़ी नाम कमा लिया था। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपने बाकी कंपटीटर के मुकाबले किराया बड़ा कम रखा था, सस्ता। जैसे अपने अभी होता है कंपटीशन होता है, कभी गो एयर, कभी इंडिगो, विस्तारा, आपसी में ये लोग होड़ मची रहती है तो किराया कम कर देते हैं। जो जिसका किराया कम होता है लोग उसमें ज़्यादा चढ़ते हैं। पहले याद होगा आपको, प्लेन में खाना पीना भी मिलता था, अब तो सब बिकता है, पानी भी बिकता है, खाना भी आपको अगर खाना है तो पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग का हिस्सा हो गई हैं। तो ये सस्ते किराए की वजह से वैल्यूजेट काफ़ी पॉपुलर हो गया था। लेकिन जब कोई प्लेन सस्ता करते हैं, किराया वराया कम, तो बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। जैसे मैंने बताया कि खाना वाना फिर आपको बेचना पड़ता, फ्री नहीं मिलता। पहले डोमेस्टिक में भी हमारे यहाँ टीवी लगा होता था, एंटरटेनमेंट, उस पर पिक्चर देखिए, कॉमेडी देखिए। अब वो सारी चीज़ें भी लगभग हर एयरलाइंस ने हटा दी इंटरनेशनल को छोड़कर। तो फिर कई बार आप सिक्योरिटी से भी कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो यहाँ भी हुआ। इसके आलम यह था कि एक बार ऑटो पायलट ख़राब था, अनाउंसमेंट सिस्टम ख़राब था, तो लाउड स्पीकर से प्लेन के अंदर अनाउंस करना पड़ रहा था। ये सारी चीज़ें, कम किराया, कंपटीशन, उन सब होड़ में कई बार एयरलाइंस वाले भी इस तरह की लापरवाही बरतते हैं जिससे मुसाफिरों की जान खतरे में होती है। तो खैर वैल्यूजेट कंपनी काफ़ी नाम कर रही थी, और इसकी ऐसी एक उड़ान
1996 में मियामी एयरपोर्ट से दोपहर 2:03 पर उड़ान भरती है। 109 लोग, 104 मुसाफिर, 5 क्रू मेंबर। उड़ान भरने के बाद सब कुछ ठीक था अगले 10 मिनट तक, लेकिन ठीक 10 मिनट के बाद अचानक कॉकपिट में एक बड़ी तेज आवाज आती है। दोनों पायलट अलर्ट हो जाते हैं कि ये क्या है। फिर पता चला कि प्लेन के एक हिस्से में जहां कार्गो है, सामान रखा होता है, वहां से ये आवाज आई है। इधर आवाज आने के साथ ही प्लेन्स का थोड़ा बैलेंस बिगड़ने लगता है। फिर थोड़ी देर में अचानक प्लेन के अंदर धुआं आना शुरू होता है। एयर होस्टेस, बाकी लोग घबरा जाते हैं, वो भागते हैं कॉकपिट की तरफ। मुसाफिरों में भगदड़ मच जाती है। अचानक अब ऑक्सीजन भी कम होने लगता है। ऑक्सीजन लोग डिमांड करने लगते हैं। इधर धीरे धीरे अब ये हो रहा कि पायलट का अपने प्लेन से कंट्रोल खोता जा रहा है। वो फौरन एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज भेजता है, कहता है कि हमारे कुछ प्लेन में प्रॉब्लम आ गई है, धुआं भी है, शायद आग लग गई है और हम वापस मियामी एयरपोर्ट पर उतरना चाहते हैं, हमें उतरने की इजाज़त दी जाए। चूँकि इमरजेंसी थी तो मियामी एटीसी, वहाँ की एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो पायलट को कहती है कि ठीक है, हम रनवे पर तमाम फायर ब्रिगेड और जो एम्बुलेंस ये सब तैयार रखते हैं, आप वापस आइए। अब पायलट प्लेन को मोड़ता है। अभी तक प्लेन कंट्रोल कुछ प्रॉब्लम तो आ रही है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन मोड़ने के अचानक कुछ देर के बाद ये जो एटीसी से बात हुई, उसके 30-40 सेकंड के अंदर अंदर अब एटीसी को इस प्लेन से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मतलब प्लेन का और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का आपस में जो कनेक्शन था वो टूट गया। और एटीसी से अगर किसी प्लेन का कनेक्शन टूट जाए तो फिर समझिए ऊपर वाला ही मालिक है। क्योंकि प्लेन जब उड़ान भरती है, हवा में होती है, तो हम सबको ये लगता है कि बस उसने भर लिया, आसमान खाली है, वहाँ तो ट्रैफिक तो कोई है नहीं, रेड लाइट तो होता नहीं है, इतना खुला आसमान है, हमारे जैसे सड़कों की चौड़ाई का भी मतलब नहीं है, कहीं भी उड़ाए। लेकिन ऐसा होता नहीं। मैंने पहले भी बताया कि आसमान में भी एक एयर ट्रैफिक एक रूल होता है, कॉरिडोर होता है, एयर कॉरिडोर। एक प्लेन इससे ज़्यादा एरिया में दाएं बाएं नहीं हो सकती, हालांकि वो किलोमीटर का दायरा होता है। तो हाइट से लेके बाकी चीज़ें सब नीचे से ही उसको कंट्रोल किया जाता है, और वो कंट्रोल करता है एयर ट्रैफिक एटीसी कि कब आपको कहाँ मुड़ना है, कितने हाइट पे जाना है, कहाँ एयर ट्रबुलेंस है, कहाँ पे मौसम ख़राब है, कहाँ बादल हैं। तो ये सारी चीज़ें नीचे से गाइड होती है और उसी हिसाब से पायलट उसको फॉलो करके प्लेन को उसी डायरेक्शन में या उस हाइट पे ऊपर नीचे करता रहता है। अब आपको लैंड भी करना है तो एटीसी के आप सहारे हैं, क्योंकि वो बताएगा आपको रनवे कौन सा है, रनवे नंबर क्या है, रनवे खाली है भी कि नहीं। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जब आप प्लेन में बैठते हैं और एयरपोर्ट नज़दीक है, पायलट बोल चुका होता है कि क्रू मेंबर बी रेडी फॉर लैंडिंग, तो लगता है कि अब लैंड होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी 10, 15, 20 मिनट हो जाता है। वो इसलिए होता है कि उस वक्त रनवे खाली नहीं होता, रनवे पे रश होता है, भीड़ होती है। तो फिर एटीसी प्लेन को कहता है भी आप ऊपर ऊपर घूमो गोल गोल। तो फिर दिल्ली आने के बाद भी कई बार प्लेन आपके फरीदाबाद से लेके और उधर दूर दूर तक घुमाते रहते हैं, और जब रनवे खाली होता है एटीसी इजाज़त देता है प्लेन नीचे। तो एटीसी का कंट्रोल में रहना और प्लेन के साथ बहुत ज़रूरी है, और एक बार संपर्क टूट गया तो फिर समझिए कि कुछ भी हो सकता है। तो इस
एयरलाइंस के साथ वैलोजेट के युवा के एटीसी से संपर्क टूट गया। संपर्क टूटा, एटीसी के लोग घबरा गए। अब उधर उधर पायलट की हालत यह है कि कंट्रोल से अब उसके प्लेन लगभग छूट चुका है। प्लेन में तेज धुआं है। उसी दौरान में उसी प्लेन के करीब से एक दूसरा प्लेन छोटा सा गुजर रहा था और उसने देखा कि उसके बराबर में जो प्लेन है वो जो अपना बैलेंस खो चुका है, बड़ी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है और उसमें आग लगी हुई है, आग के गोले हैं। ये विटनेस था आसमान में भी एक दूसरा प्लेन के दोनों पायलट। अब खैर ये कंट्रोल से बाहर हुआ, एटीसी से संपर्क टूट चुका है। इसके बाद ये प्लेन अब बड़ी तेजी से नोस के जरिए नीचे, जो जहाज का अगला हिस्सा होता है उसके जरिए अब ये नीचे गिर रहा है। इत्तेफाक से चूंकि उसने मियामी एयरपोर्ट से उड़े हुए अभी 10 मिनट हुआ था फ्लोरिडा के इस जगह से, तो बहुत दूर प्लेन नहीं गया था। वापस मियामी की तरफ आ रहा था तो दूरी और कम हो रही थी। लेकिन इससे पहले कि ये मियामी एयरपोर्ट पहुंचता, उससे कुछ ही दूरी पर इस फ्लोरिडा के एक साउथ एरिया में एक जगह है, उसका नाम है एवरग्लेड्स। एवरग्लेड्स वो इलाका है जहाँ जब बारिश होती है, बरसात के मौसम में यहाँ नदियाँ बन जाती हैं और जब गर्मी होती है उसके बाद पानी सूखता है तो वो दलदल बन जाता है और बहुत बड़े एरिया में। अब प्लेन का संपर्क टूट चुका और वो सीधे नाक के बल धरती की तरफ, और इसके बाद प्लेन अचानक नीचे गिरती है और गायब। एटीसी से संपर्क टूट चुका है। प्लेन को गिरते हुए आसमान में एक दूसरे प्लेन ने देखा, आग के गोलों में तब्दील, और नीचे जमीन पर गिरने के बाद प्लेन का न कोई मलबा, न कोई लाशें, न प्लेन की कोई निशानी, प्लेन गायब। लेकिन चूंकि एक विटनेस था ऊपर दूसरे प्लेन का, उसने बताया उसने कहाँ पे देखा आग के गोलों में तब्दील इस प्लेन को नीचे गिरते हुए, तो एटीसी से भी संपर्क टूट चुका। बचाव दल, राहत दल फौरन आसपास के एरियो में, जो हवाई रास्ते से, जमीन के रास्ते से, उन जगहों को जीरो इन करते हैं जहां पर इस प्लेन के गिरने की उम्मीद थी। लेकिन प्लेन का सारा मलबा गायब है। प्लेन का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं कि आखिर वो गया कहाँ। आसमान खाली, जमीन निकल गया। बचाव और राहत दल, खोजी दल लगे हुए हैं। आगे बढ़ूं इससे पहले आपको ऐसी एक अजीब सी और कहानी थी प्लेन की। एक प्लेन क्रैश कुकू एफएम ऑडियो बुक में, जिसमें इंटरनेशनल रग्बी प्लेयर सवार थे और ये सारे जो उरुग्वेन एयरफोर्स के प्लेन में बैठे हुए थे रग्बी प्लेयर्स, और फिर खराब मौसम की वजह से बर्फ की पहाड़ी से ये प्लेन टकरा जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है और करीब 10 वीक तक, 10 हफ्ते, मतलब ये मान लीजिए कि 70-72 दिन तक इस प्लेन में सवार लोग, जिनमें से 45 पैसेंजर थे, उनमें से 16 बच गए थे फिर भी इस प्लेन क्रैश के बावजूद। और इसके बाद इनके जिंदगी के जद्दोजहद की कहानी होती है कि कैसे उस बर्फीले पहाड़ पर एक प्लेन क्रैश किया, उसमें ये खुशनसीब जो कुछ बच गए, अब जिंदा रहने की जद्दोजहद, न खाना है न पानी है, ये कैसे जीते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं और फिर कैसे वापस कितने लोग नीचे पहुंचते हैं। बड़े ही मतलब हैरत अंगेज एक तरह से कहूँ तो ये कहानी है प्लेन क्रैश। कुकू एफएम ऑडियो बुक पर सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का खजाना है, जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और
क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएं। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए, सिर्फ 49 रुपीज़ में। तो यहाँ प्लेन गायब है इस वैल्यू जेड का। बचाव दल ढूंढ रहे, नीचे उतरे। अब ये भी पता है कि एक हिस्सा ऐसा है जहाँ दलदल है। अब कुछ लोगों ने अपने तजुर्बे से अंदाज़ा लगाया कि प्लेन बहुत मुमकिन है कि उस दलदल में गिरा हो। अब सवाल ये है कि उस दलदल में जाकर उस प्लेन को, अगर वो दलदल में ही गिरा है, तो फिर जिस दलदल ने पूरे प्लेन को निगल लिया, वहाँ कोई और शख्स कैसे जाकर उसको ढूंढ सकता है? कोई और तरीका कैसे हो सकता है? और वो 109 लोग कहाँ हैं? और क्या गारंटी है कि इसी दलदल में प्लेन गिरा? तो खैर, जहाँ तक दलदल नहीं है, बड़े बचते बचाते बचाओ दल हफ्तों लगता है इसमें। इधर खबर फैल चुकी है मियामी में, जो लोग सवार थे उनके परिवारों का हाल बुरा कि प्लेन क्रैश हो गया है। लेकिन उम्मीद थी कि चलो जो मरे हैं उनकी बॉडी मिले ताकि वो लोग उसको कम से कम देखें और अपने अपने हिसाब से उन सब का अंतिम संस्कार कर सकें, तो कम से कम उनकी आत्माओं को शांति मिले। लेकिन यहाँ तो मामला ये है कि न प्लेन में सवार लोग कोई मिल ही नहीं रहा है। अब इस जगह पर जहाँ पर ये प्लेन का हादसा हुआ, वहाँ आसपास तलाश शुरू होती है। दलदल के आसपास कुछ लोग जाते हैं तो पहले कुछ सबूत मिलते हैं। बच्चों के बस्ते मिलते हैं, कुछ किताबें मिलती हैं, कुछ इंसानी जबड़े मिलते हैं। बस यही सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये जब सारी चीज़ें मिलती हैं तो फिर ये मतलब पूरी तरह से एक तरह से पुख्ता हो जाता है कि प्लेन को इसी दलदल ने निगल लिया। अब और कोशिश शुरू होती है। तो आपको पता है कि प्लेन के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है। इसी तरह वो ब्लैक बॉक्स जो न आग में जलता है, ना पानी में खराब होता है, न टूटता है, वो ब्लैक बॉक्स तक खोजी टीम पहुंच गई और खोजी टीम ने उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढ निकाला। लेकिन उस प्लेन का कोई मलबा नहीं मिला। उस प्लेन में सवार 109 लोग नहीं मिले। और फिर ये मान लिया गया कि वो 9 लोग कभी नहीं मिलेंगे। इसकी वजह ये है कि जिस जगह पर ये प्लेन गिरा, उस दलदल में फ्लोरिडा के साउथ एरिया में जो कहा जाता है कि सबसे खतरनाक खूंखार मगरमच्छ थे, घड़ियाल और जहरीले सांप, बेहद जहरीले। तो अगर कोई जिंदा भी रहा तो मगरमच्छ का निवाला बन गया, या फिर सांप ने डस डाला, या फिर घड़ियाल थे। तो उनमें से किसी की अब लाश या बॉडी मिलने की उम्मीद और गुंजाइश थी नहीं। खाना पूर्ति के लिए बचाव दल और राहत दल रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन 109 में से एक भी मुसाफिर या क्रू मेंबर की डेड बॉडी जो इस प्लेन क्रैश में मारे गए, आज करीब 27 साल हो गए, आज तक बरामद नहीं हुआ। और लोगों ने मान लिया कि सब कोई इसी दलदल या फिर उस दलदल में मौजूद मगरमच्छ का निवाला बन गए और इसलिए अब दोबारा कभी मिलेंगे नहीं। सोचिए उन लोगों के मन में और जहन में क्या बीती होगी। एक तो जिनके अपने इस तरीके से मौत के मुंह में चले गए, और दूसरा फिर कभी वो ना देख पाए उनके लाशों को, न उनको अपने अपने धर्मों के हिसाब से उनको आखिरी सफर तक पहुंचा पाए। इस प्लेन क्रैश को लेकर इसके बाद बहुत हंगामा हुआ। इंक्वायरी कमेटी बैठी। जब इंक्वायरी कमेटी बैठी तो लंबी जांच हुई। उस जांच के बाद 3 ऑर्गेनाइजेशन को जांच दल ने दोषी ठहराया। उसमें पहली थी वैल्यूजेट कंपनी,
वैलोजेट कंपनी को इसलिए कि पता चला कि उस प्लेन में धुआं कहाँ से आया था। उस प्लेन के अंदर एक ऑक्सीजन जनरेटर रखा हुआ था। ऑक्सीजन जनरेटर ये कि जिससे ऑक्सीजन पैदा किया जाए, और कायदे से उसको रखना नहीं चाहिए था जहां पर वो लगेज और उसके साथ, और वहां बहुत सारे पेपर थे, कुछ पुराने रबड़ थे, लेकिन सस्ता और मुसाफिरों को लुभाने के लिए, आनन फानन में उड़ान भरने के लिए, मुसाफिरों की जान को खतरे में डालकर ये एयरलाइंस इसी तरह पैसे कमा रही थी। तो उसने उसमें अपना ऑक्सीजन जनरेटर रखा, और उसी जनरेटर में चिंगारी लगी और आग लग गई, और वो आग कुछ पेपर्स पड़े हुए थे उस पर लगी, और फिर जो टायर थे उस पर लगी, और उसके जरिए प्लेन तक, और उस आग ने प्लेन के पूरे कंट्रोल सिस्टम को, जो वायरिंग थी सब कुछ, वो खराब कर दिया। तो जांच में आई कि ये जो ऑक्सीजन जनरेटर था वो आग की वजह बनी, और ये वहां पर रखना नहीं चाहिए था, ये सुरक्षा के नियमों के खिलाफ था, इसलिए वैलोजेट कंपनी को दोषी ठहराया गया। दूसरा जिनको दोषी ठहराया गया वो थी एक सेबरटेक कंपनी, जो इस प्लेन के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जिसको दी गई थी। इंक्वायरी के दौरान पता चला कि कई बार इनके ऑटो पायलट सिस्टम खराब हो जाते, कई बार पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम खराब हो जाता, लेकिन फिर भी प्लेन को ये उड़ाते रहते थे क्योंकि पैसे कमाने थे, मुनाफा कमाना था। तो मेंटेनेंस कंपनी ने भी अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई। और तीसरी जिसको जिम्मेदार माना गया वो थी फेडरल एविएशन एजेंसी। ये अमेरिका का एक तरह से नागरिक उड्डयन मंत्रालय आप समझ लीजिए, जैसे अपने भारत में सिविल एविएशन। तो अमेरिका के सिविल एविएशन को भी जिम्मेदार माना गया कि एक एयरलाइंस जो इतने सारे सुरक्षा के नियमों के साथ समझौता नहीं कर रही, उसका उल्लंघन कर रही, उसके बावजूद आप उसको उड़ने की इजाज़त दे रहे हैं। आप लोगों ने सही से उसके लाइसेंस, उसकी जो फिटनेस है प्लेन की, उन सारी चीज़ों की जांच नहीं की। तो इसलिए इसके लिए फेडरल एविएशन एजेंसी को भी जिम्मेदार माना गया। मामला फिर अदालत में गया। उधर लोगों का गुस्सा था, जो लोग इसमें मारे गए थे। 1997 में, यानी कि इस इंसिडेंट के 1 साल के बाद, अदालत ने मेंटेनेंस कंपनी के 3 लोगों को गुनहगार माना और उनको सजा दी जेल की, और साथ ही वैलोजेट कंपनी पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया कि ये पैसे जो है, जो मारे गए लोग हैं, उनको दिया जाए। इसके साथ ही वैलोजेट कंपनी के जितने भी प्लेन थे उस वक्त अमेरिका में उड़ रहे थे, उन सबको ग्राउंड पे कर दिया गया कि अब आप उड़ान नहीं भरोगे, और उन सबकी उड़ान पर रोक लगा दिया गया। लेकिन फिर बाद में हर हादसे के बाद जैसे होता है, लोग भूल गए, कुछ महीने बीते, फिर एविएशन डिपार्टमेंट ने वैलोजेट को प्लेन की उड़ान भरने की इजाज़त दे दी। वो फिर से आ गए, लेकिन तब तक उनकी इतनी बदनामी हो चुकी थी मीडिया के थ्रू, वैलोजेट के मेंटेनेंस, उसकी नाकामी और पब्लिक की जान जोखिम में डालकर आधे अधूरे सुरक्षा के साथ प्लेन में उड़ने को लेकर, कि कंपनी घाटे में चली गई। और इतने घाटे में चली गई कि ये कंपनी अपने आप को इसमें खुद ही बंद हो गई, और एक दूसरी एयरलाइंस ने बाद में इस कंपनी को खरीद लिया और अपने साथ मर्जर कर लिया। इसका जो एक मेन मैकेनिक था जिसने सबसे ज़्यादा लापरवाही बरती थी, सेबरटेक कंपनी का, उसको इस पूरे मामले के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि उसी ने इसके फिटनेस सर्टिफिकेट को पास किया था। लेकिन कमाल ये था कि जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था, वो मेन मैकेनिक अचानक गायब हो गया, और फिर ऐसा गायब हुआ कि आज 27 साल बाद भी वो हाथ नहीं आया। आज भी FBI उसे ढूंढ रही है, और FBI ने उसकी गिरफ्तारी पर लाखों रुपए का इनाम का, मतलब लाखों डॉलर के इनाम का ऐलान कर रखा है। लेकिन फिर भी
वो अभी तक हाथ नहीं आया। जो मेन इसका मैकेनिक था जिसने इसकी पूरी फिटनेस सर्टिफिकेट दी थी, तो वो गिरफ्तार नहीं हुआ। 109 लोगों की लाशें नहीं मिली, वो सब मगरमच्छ या घड़ियाल के निवाले बन गए। और ये दुनिया का इकलौता ऐसा प्लेन क्रैश का केस है जो दलदल में गिरने के बाद जहां मालूम है कि यहाँ है सब कुछ, लेकिन बचाव दल भी उसके अंदर उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो ये थी आज की कहानी। कहानी खत्म करूं उससे पहले वही सिलसिला, आज जेपी क्रिस्टियान इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे क्रिस्टियान साहब। साथ ही चिन्मय स्वाई इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे चिन्मय। और ये कमलिनी एंड मणि नाम ने भेजा है। इसके अलावा शाइस्ता इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शाइस्ता। साथ ही गुलफाम इनका भी आज जन्मदिन है। रोहित कुमार इनका भी आज बर्थडे है और मनीष ने भेजा है। इसके अलावा मुन्नी इनका भी आज बर्थडे है और कृष्ण ने भेजा है। साथ ही अंकिता इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अंकिता। इसके अलावा सौरभ रॉय इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इरशाद अहमद इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। पिंकी गुप्ता थैंक यू सो मच आपका। इसके अलावा पायल गर्ग थैंक यू सो मच पायल जी। प्रसाद बल्कि प्रासीद शंकर, और इन्होंने एक पूछा है प्रासीद शंकर साहब ने कि आसाराम और राम रहीम बाबा इन सब के इसका अपडेट क्या है। तो कोई अपडेट नहीं, इन सबको चूँकि कन्विक्शन हो चुकी है, सज़ा मिल चुकी है, ये लोग अपना अपना जेल में सज़ा काट रहे हैं। मिर्ज़ा फुरकान ज़रूर आपसे मुलाकात होगी मिर्ज़ा साहब। वत्सल देसाई एक कहानी की फरमाइश की। आकाश शर्मा इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। मोहम्मद ज़ुबैर थैंक यू सो मच। अश्वनी कुमार इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। आनंदी इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है, थैंक यू सो मच। हालांकि आप सबको पता है मुझे प्लेन में बैठने से बड़ा डर लगता है, बहुत कोशिश करता हूँ कि मजबूरी ना हो तो ना बैठूं, पर आप में से ज़्यादातर लोग बैठे होंगे। प्लेन की रफ्तार करीब 700-800 या 900 किलोमीटर होती है। हम कार में जा रहे होते हैं तो जब तेज़ 100 के ऊपर कार चल रही है, अगर आपने विंडो अपना कार के शीशे नीचे गिराए हुए हैं तो एक तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है और बहुत तेज़ हवा, अपने आप को संभालना मुश्किल होता है, बात करना मुश्किल होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब सोचे कि 30-40 की फीट की ऊंचाई पर आसमान में एक प्लेन जिसकी रफ्तार 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा है और हाइट इतनी है कि ऑक्सीजन नहीं है, और इसीलिए प्लेन में आपने देखा है कि जो विंडो है कभी खुलता नहीं है। अगर उस रफ्तार में प्लेन के अंदर हवा आ जाए तो क्या होगा? तापमान और हवा के दबाव से जाहिर सी बात है प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाएगा, फिर क्रैश करने का भी डर है। दूसरा, हवा अंदर आएगी तो फिर ऑक्सीजन का इशू है। हालांकि प्लेन के अंदर ऑक्सीजन का मास्क लटका होता है, आपने देखा होगा छत पर, और जब भी उसमें एयर होस्टेस बार बार अनाउंस भी करती हैं कि जब ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो आप ऐसे मास्क को निकालें और लगाएं। लेकिन एक प्लेन जो हवा में करीब 24,000 फीट 24,000 फीट की ऊंचाई पर हो, स्पीड बेहद तेज हो, करीब 600-700 किलोमीटर प्रति घंटा, और अचानक उस 24,000 फीट की ऊंचाई पर उस प्लेन का छत उड़कर अलग हो जाए, कैसे वो आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि इस तस्वीर को देखने के बाद किसी के भी मन या जहन में क्या ख्याल आएगा? यही कि इसके बाद तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। 24,000 फीट की ऊंचाई, ऊपर से छत गायब, ऑक्सीजन का दबाव नहीं है,
और आपको ये भी पता है ऑक्सीजन का मास्क छत में ही नीचे जब आप करेंगे तो लटकता है। तो जिस छत से ऑक्सीजन के सारे मास्क लगे हुए हैं वो छत ही गायब है, तो फिर ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा। और हवा की रफ्तार, सांस लेने में दिक्कत, और प्लेन का कंट्रोल अब पायलट कैसे करे। 95 लोगों की जिंदगी का सवाल। लगता फिल्मी सा है, लेकिन ये हकीकत में एक कहानी है और एक हकीकत है जो हुआ इसी दुनिया में, और ज्यादा नहीं बल्कि 23-33 करीब 35 साल पुरानी बात है। 1988 28 अप्रैल अमेरिका की कहानी है। अमेरिका में एक पैसिफिक समंदर के बीच में बहुत फेमस नाम आपने सुना होगा, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप इसलिए है कि कहते हैं कि ये सारे आसपास में छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं और उन द्वीप को मिलाकर हवाई द्वीप कहते हैं। और इसकी राजधानी जो है वो होनोलुलु है, ये भी नाम सुना होगा। तो अब चूंकि समंदर के बीच में छोटे छोटे द्वीप हैं, तो अब सड़क का रास्ता तो होगा नहीं, ट्रेन जा नहीं सकती है। तो उन तमाम द्वीप पे जाने के लिए एक ही रास्ता बचता है और वो है हवाई मार्ग, यानी प्लेन का सफर। अब दूरी पर भी है एक द्वीप से दूसरे द्वीप इस हवाई द्वीप में। तो छोटे छोटे द्वीप पर जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, चूंकि इसमें ज़्यादातर सैलानी या टूरिस्ट होते हैं, तो वो प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। अब 28 अप्रैल 1988 की बात है। इसी हवाई द्वीप से एक प्लेन ने उड़ान भरी। ये प्लेन जो थी, इसका नंबर था 243 और ये अलोहा एयरलाइंस की एक उड़ान थी। बोइंग थी 737। इसे जहां से जाना था वहां से दूरी कम थी, मतलब इसको होनोलुलु जाना था और इसकी दूरी वहां से कम थी। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया हिलो एयरपोर्ट से, जो एक और द्वीप का नाम है हिलो। तो हिलो से इनको उड़ान भरनी थी और उसके बाद होनोलुलु जानी थी, हवाई द्वीप की राजधानी में। प्लेन के अंदर कुल 4 क्रू मेंबर और 91 मुसाफिर, मतलब कुल मिलाकर 95 लोग सवार थे। अब इस जहां से इन्होंने उड़ान भरी हिलो इंटरनेशनल से, वहां से होनोलुलु की दूरी सिर्फ 35 मिनट की उड़ान थी, तब आधे घंटे से 5 मिनट ज़्यादा, तो बहुत वक्त लगता नहीं था। अच्छा, कम दूरी की उड़ान है और सैलानियों की तादाद बहुत ज़्यादा, तो ऐसे जो प्लेन है एक एक बार में कई 5, 6, 7, 8 चक्कर काट लेते हैं। जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा बस नज़दीकी होता है तो कई चक्कर काटता है, तो प्लेन में भी ऐसे ही होता है क्योंकि मुनाफा भी कमाना है। तो इस प्लेन ने भी कई चक्कर काटने होते थे। इसी हिलो से लेकर होनोलुलु तक 35 मिनट का सिर्फ सफर था, तो दिन भर में 6-7 चक्कर आराम से कट जाता था। 28 अप्रैल 1988 की दोपहर 2:30 बजे इस प्लेन ने उड़ान भरी हिलो एयरपोर्ट से होनोलुलु के लिए 95 मुसाफिरों के साथ। उड़ान भरने के बाद इस प्लेन को चला रहे थे एक अनुभवी पायलट थे, 44 साल के रॉबर्ट, उनके साथ जो को पायलट थे उनका नाम था मिमी, और एक बाकी 2 अटेंडेंट थी। उनमें से एक अटेंडेंट बड़ी पॉपुलर थी उस वक्त, उनका नाम था क्लाराबेल। तो क्लाराबेल भी इस फ्लाइट में, चूंकि बहुत सारे लोग सफ़र करते थे, उन्हें जानते भी थे अच्छे तरीके से, और एक और अटेंडेंट थे। अब प्लेन ने उड़ान भरी, टेक ऑफ किया। आमतौर पर 2 चीज़ें होती हैं जब आप लंबे सफ़र पर निकलते हैं, तो प्लेन एक बार टेक ऑफ करने के बाद जब अपनी हाइट
या फिर वो सारी चीज़ें पा लेता है तो आपने देखा होगा कि सीट बेल्ट बांधने का इशारा ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब होता है कि फिर आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं या फिर उसके बाद खाने पीने की चीज़ें एयर होस्टेस सप्लाई करना शुरू कर देती हैं। लेकिन यहाँ इस रूट पे होता ये था कि चूँकि सिर्फ 35 मिनट की दूरी थी, 35 मिनट में ही प्लेन टेक ऑफ करके लैंड कर जाता था, तो अमूमन इसमें सीट बेल्ट खोलने की जो साइन होता था वो नहीं होता था, ताकि लोग अपनी सीट पर बैठे रहें। पता नहीं कब कहाँ मौसम ख़राब हो जाए और फिर 35 मिनट में तो आपको उतरना ही है, 5 मिनट टेक ऑफ में, 5 मिनट उससे पहले लैंडिंग, तो कुल मिलाकर उड़ान 20 मिनट 25 मिनट। तो इसीलिए सीट बेल्ट पूरे रास्ते पूरे सफ़र के दौरान बांधे रखने का एक तरह से हुक्म हुआ करता था। सीट बेल्ट खोलने की जो साइन होता था वो नहीं होता था। अब प्लेन ने उड़ान भरी, करीब थोड़ी देर के बाद 24,000 हाइट को पा लिया, 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई। सब कुछ ठीक था और जो एयर होस्टेस थी अब उसमें लोगों को पानी वानी सर्व करने के लिए तैयारी कर रही थी। लेकिन अचानक एक जोर की आवाज आती है प्लेन के अंदर, और ऐसे आवाज लगता है जैसे कि कुछ झटका सा महसूस हुआ। उसके बाद मुसाफिरों को लगता है कि कोई तेज हवा का झोंका उनकी तरफ आ रहा है। प्लेन का बैलेंस अब डगमगा रहा, प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। लोगों ने आंखें खोली तो देखते क्या है कि उनके छत, सर पर जो छत है प्लेन का वो गायब है। नीला आसमान ऊपर से साफ दिखाई दे रहा है। हाइट 24,000 फीट है। अब प्लेन के अंदर दबाव बढ़ गया, हवा तेज, अब लोग सांस लेने में दिक्कत। अचानक लोगों के हाथ ऊपर की तरफ उठे। कुछ देर पहले एयर होस्टेस ने अनाउंस किया था कि अगर आपको कभी ऐसा हो तो ऊपर ये ऐसे ऑक्सीजन का मास्क आएगा, आप लगाइए और खुद लगाने मतलब दूसरों को मदद करने से पहले खुद भी लगा लीजिए। तब लोगों के हाथ ऊपर बढ़े, तभी उन्हें ख्याल आया कि ऊपर कहाँ हाथ बढ़ा रहे हैं, ऊपर तो छत ही नहीं है। जहाँ छत नहीं है तो फिर मास्क कहाँ होगा। तो ऑक्सीजन का वो पूरा मास्क लेकर छत उड़ चुका था और 24,000 फीट की ऊंचाई थी। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, अंदर हंगामा मच गया, रोना पीटना शुरू हो गए लोग कि ये क्या, मौत सामने थी, क्योंकि इसके बाद बचने का कोई मतलब नहीं नजर आ रहा था। सिर्फ जो फर्श थे प्लेन के वो सारे बराबर थे। अब थोड़ी देर के बाद अचानक लोगों ने देखा कि सामने जो कॉकपिट है जिसमें पायलट बैठते हैं उसको कॉकपिट कहते हैं। उस कॉकपिट के पास जो छत पर उड़ा तो उसका बहुत सारा, और बाकी चीजें जो हवा की तेज इतना हवा कि बहुत सारे उसके जो मलबे थे, टुकड़े थे, वो कॉकपिट के पास जाकर सब अड़ गए। तो जो पूरा कॉकपिट का दरवाजा था वो ढक गया उन तमाम मलबों से और बाकी चीजों से। अब पैसेंजर जो है वो ये देख रहे हैं कि कॉकपिट का दरवाजा नहीं दिख रहा है, प्लेन हिल रहा है। इसी बीच में लोगों का चीख पुकार था। एक अटेंडेंट अचानक जोर से पूछती है, हवा इतनी है कि कान तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती कि क्या किसी को प्लेन उड़ाना आता है। अब जब पूछा तो सारे मुसाफिरों की हवा और खराब कि ये क्या मतलब है। अब उन्होंने देखा कि कॉकपिट के पास पूरा दरवाजा जाम, सारे मलबे ने घेर रखा है, सारे टुकड़े जो टूटे हुए थे वो वहां पे हैं। अब थोड़ी देर के लिए यही पता नहीं कि जो छत उड़ा कॉकपिट में पायलट है भी कि नहीं, अब ये वो उड़ चुका है। अब पता कैसे करें, क्योंकि कॉकपिट तक आप जा नहीं सकते, कॉकपिट का पूरा दरवाजा ब्लॉक। लेकिन फिर लोगों ने महसूस किया कि प्लेन अब नीचे की तरफ आ रहा है।
लेकिन नीचे अचानक नहीं आ रहा है, स्लोली आ रहा है। जब स्लोली आ रहा है तो इसका मतलब वो समझ गए कि पायलट है और वो अपनी सीट पर है और वो प्लेन को स्लोली नीचे ला रहा है। लोगों की जान